नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। सत्ता सब कुछ नहीं होती है, धन सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बीच जवाबदेही, ईमानदारी, प्रजा के प्रति होनी बहुत ज़रूरी होती है। देश का इतिहास कहता है कि जो ईमानदार नेता होते हैं, सच्चे नेता होते हैं, जैसे जो लाल बहादुर शास्त्री, रेलवे का एक अकस्मात में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, इन अपनी जिम्मेदारी अपने सर पे ले थी। यूपीए 1 का दौर था, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, उनके बेटे जगत सिंह पर इराक में चलाए जा रहे फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मनमोहन सिंह ने उन्हें निकालकर मंत्रिमंडल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद नटवर सिंह का पॉलिटिक्स कैरियर खत्म हो गया राजकारण में से। पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनके भतीजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस लीडरशिप ने इस्तीफा लेने में देर नहीं की। पवन बंसल भी आज इसके बाद हाशिए पर चले गए। आज किसी को कुछ पता नहीं है कि पवन बंसल कहाँ हैं। कोयला घोटाले का मुद्दा गर्म था। अश्विनी कुमार का कानून मंत्री थे, उन पर सीबीआई के जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा। कांग्रेस सबकी सत्ता में थी, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मुंबई में आदर्श सोसाइटी बनाई गई। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगे कि फ्लैट्स आवंटन में घोटाला हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ चौहान का इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी की। लेकिन आज वो अशोक चौहान को सत्ता में बैठे लोगों ने वेलकम किया और सीट भी दे दी। ये ऐसी कहानी, जो जो आक्षेप लगाते थे, बदनाम करते थे, उसने उसको गले लगा दिया। ये आज की सत्ता लोगों में बैठे लोगों की राजनीति है। अशोक चौहान कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। महाराष्ट्र से बड़े और अहम राज्य के मुख्यमंत्री थे। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का दुस्साहस मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री और कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल ही कर सकता है। यहाँ उन मंत्रियों का नाम नहीं लिखा जो यूपीए के दौर में किसी घोटाले के नाम आने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ उसका जिक्र किया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मंत्री पद गंवाना पड़ा और उसके बाद इन सब का पॉलिटिक करियर लगभग खत्म हो गया। और अभी जो कैबिनेट का लगभग हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, आज के सत्ता में जिस सत्ता पक्ष केंद्र में है, उनके ज़्यादातर कैबिनेट जो मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बड़े मंत्री कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को मुक्त कर नाली में बहा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इनकी नैतिक शक्ति नहीं है कि अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले ले। भारतीय जो सत्ता में बैठा पक्ष का तो कहना ही क्या, उसके माथे पर तो शिकन भी नहीं आती है। कितना भी खेडूत आंदोलन हो या वो लड़कियों पर जो यौन शोषण करने वाले नेता हो, या मणिपुर में नग्न हालत में दौड़ती औरत हो, तो ये सब अगर मणिपुर जलता है और वही बंगाल जिसमें जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों ने लगाया था, वही लोगों ने इनको सत्ता सौंप दी। इसी तरह जो आसाम में जिन नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिन पक्ष ने लगाया था, जिन नेताओं ने लगाया था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे महाराष्ट्र में भी अजित पवार पर जिसने 70,000 करोड़ रुपये का आक्षेप लगाया था, वही एक वीक में उसको पक्ष के अंदर लेकर उसको सत्ता में लाया जाता है। तब देश की लोकशाही में जो ईमानदारी, जो भ्रष्टाचार दूर करने की ख्वाहिश, लोकशाही को बचाने की ख्वाहिश कैसे हो सकती है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अगर देश को बचाना है
तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सेवाभावी हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, नॉलेज वाले हैं, ज्ञान वाले हैं और सच में सेवा करने की भावना वाले हैं, ऐसे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो उस जमाने में सत्ता में आते थे। टेक्नोक्रेट आज के जैसे मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, हार्वर्ड में पढ़े लिखे थे। उसने भारत की इकोनॉमी को जिस तरह सुदृढ़ बनाया, वो राजनीतिक आदमी नहीं था, पॉलिटिक्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई संबंध नहीं था। ऐसा बंदा देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिशियन थे लेकिन ईमानदार थे। ऐसे नेता अगर सत्ता में होते हैं तो देश की लोकशाही बच सकती है। देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत आज भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, डॉक्टर मनमोहन हैं, नरसिंह राव हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। वो इनके लिए प्रेरणामूर्ति बन सकते हैं। यही आज का पैगाम।